नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। निजी शिक्षण संस्थाओं ने एक बार फिर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। ये संस्थाएं अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन के रास्ते पर हैं। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के खिलाफ मोर्चा खोलकर अब संस्थाओं ने आर पार की लड़ाई की बात कही है। स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले ये संस्थाएं एकजुट होकर फीस एक्ट समाप्त करने की मांग कर रही हैं। वहीं गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए प्रस्ताव वापस लेने की मांग कर रही है। इसी के साथ इनकी मांग है कि आरटीआई अधिनियम की पालना में 8वीं बोर्ड की दक्षता परीक्षा को वैकल्पिक रखा जाए और निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में निर्णय में उन्हें भी प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी है। गौरतलब है कि जिस फीस निर्धारण कमेटी का ये संस्थाएं लगातार विरोध जताती रहीं, उसके निर्णय पर कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इससे आम अभिभावकों के लिए फीस का मुद्दा फिर सिरदर्द बन गया है और कमेटी के अभाव में स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी शुरू हो गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या निजी शिक्षण संस्थाओं की जो मांग है वो सही है या फिर इन कई सारी मांगों की आड़ में एक वो प्रमुख मांग है फीस। तो चलिए इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत मौजूद हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा मौजूद हैं और स्कूल शिक्षा परिवार के महासचिव अनिल शर्मा मौजूद हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं प्राइम डिबेट में। अनिल जी, सबसे पहले आपके पास मुझे बिल्कुल सही बताइए, क्या सच में आपकी इतनी सारी मांगे हैं? क्या सच में आप इतनी सारी बातों से नाराज हैं या सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा फीस का है? नहीं, सिर्फ ये बेसिकली फीस का मुद्दा नहीं है, ये सारी मांगे जायज हैं और पिछले 1.5 साल से लगातार हम इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमने लिखित में ज्ञापन देके रसीद ली है सरकार से और सरकार ने आपने हाथ पांव मारे, ये तो हमेशा खबरों में रहा है, ये तो सुर्खियों में रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए जायज कैसे है? हाँ, नहीं जायज ऐसे है। फीस एक्ट की बात करूं, अगर सिंपली एक एक मांग से मैं चलता हूं, एक चेहरा दिखाया गया कि राजस्थान में प्राइवेट स्कूल लोगों को लूट रही है। अगर आप आरटी पोर्टल, जो सरकारी पोर्टल, उसको खोल के देखेंगे तो 32,000 स्कूल उसमें रजिस्टर्ड है। उसमें से 24,000 स्कूल ऐसे हैं जो 5,000 से कम वार्षिक फीस ले रहे हैं, यानी 250 रुपये महीना। अब क्या मुनाफाखोरी कर सकता है? 6,668 स्कूल ऐसे हैं जो 5,000 से 10,000 के बीच फीस ले रहे हैं, क्या वो मुनाफाखोरी कर सकते हैं? 1158 स्कूल ऐसे हैं जो 10,001 से लेके 25,000 तक फीस ले रहे हैं और मात्र 198 स्कूल है राजस्थान में जो जाके ये फीस ले रहे हैं 25,000 से ऊपर। अगर आप फीस कमेटी की शिकायत को देखें, टोटल 57 शिकायत उनके पास आई, वो केवल 22 स्कूलों की थी। निश्चित रूप से कुछ लोग कर रहे होंगे, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि हम फीस अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे। सर ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि फीस अपनी मर्जी से बढ़ाइए, उसका कोई सिस्टम तो हो। तो सिस्टम तो बनाया जा रहा था। ओंकार जी, आप मेरी बात से सहमत है ना? सिस्टम तो बनाया जा रहा था, कोशिशें की जा रही थी जस्टिस शिव कुमार शर्मा की तरफ से। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो कुछ हुआ वो राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश से हुआ और जस्टिस शिव कुमार जी की एक कमेटी बनी हुई थी पहले से। फिर उसके बाद जो फीस आई उस पर एक स्टे हो गया, फिर आगे कार्रवाई नहीं की जाए, हाई कोर्ट ने स्टे करके उसको पेंडिंग कर रखा है। हमारा इतना कहना है कि शिक्षा का अधिकार जब सबको देने की बात कहते हैं और राजस्थान जैसे प्रांत को जिसको छलांग लगाने की आवश्यकता है, वहां हर छात्र पढ़ सके और अपने इच्छा की स्कूल में पढ़ सके, यह वातावरण देने का दायित्व तो सभी शिक्षण संस्थाओं का बनता है और राज्य सरकार इसके बीच में देख रही है। इनसे भी बातचीत की है, छात्रों के हित को भी ध्यान में रख रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका भी ठीक प्रकार से आकलन कर रहे हैं। मैं इतनी बात कह सकता हूं, ना अन्याय शिक्षण संस्था के साथ सरकार करेगी, ना छात्र के साथ में करेगी, ना शिक्षण से जुड़े हुए लोगों के साथ में करेगी। शिक्षण, हमारा शैक्षणिक प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े और शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े और हमारे यहाँ लिटरेसी कैसे बढ़े, इस दिशा में सरकार गंभीर है और उस दिशा में काम कर रही है और इनके साथ वार्ता के द्वार खुले हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ इनकी अभी बातचीत हुई है, बराबर निरंतर सरकार के साथ बातचीत होती रही है, पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया और इसलिए हाई कोर्ट का जो स्थिति है, उस हाई कोर्ट की स्थिति के ऊपर जैसा कोई अनुकूल फैसला आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, इनकी नाराजगी आज की तो नहीं है ओंकार जी? देखिए, इनकी नाराजगी अलग अलग प्रकार की नाराजगी हो सकती है। ये कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो आपका जो मिडिल बोर्ड है उसको हटाई दीजिएगा,
ये कैसे संभव हो सकता है? 1 से 8वीं तक हमारी पूरी जनरेशन को बिगाड़ कर रख दिया, उसके शिक्षा के स्तर को खराब करके रख दिया, तो उसके 8वीं में परीक्षा ली जाए, इनको क्या परेशानी है? अब इनकी दिक्कत दूसरी है। इनकी दिक्कत यह है कि साहब ये और प्रकार की किताबें अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाते रहे हैं। हम 1 वर्ष की सरकार इनको छूट दे रही है, चलिए आपके पहले से किताबें अपनी होगी, पर आगे पीछे आपको एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। मेरा यह कहना है, ताकि शिक्षा का स्तर जो है वो समान रूप से सब छात्रों को मिल सके। इसमें इनको क्या परेशानी है? जाहिर तौर अनिल जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगा, आगे आपने हाथ उठाया मैं देख सकता हूं, लेकिन एक बार मुझे सभी से बातचीत कर लेने दीजिए। अर्चना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे प्रकरण को विपक्ष के तौर पर आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए स्वप्निल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि संवादहीनता सरकार के बीच में, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके जो संगठन बना हुआ उसके प्रतिनिधियों के बीच में, और संवादहीनता के कारण ही जब सरकार स्लोगन पे स्लोगन देकर शिक्षण व्यवस्था के प्रति ऐसी भावनाएं व्यक्त करती है जो धरातल पर स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अभी ये भी संज्ञान में आए कि एक बोर्ड को लेकर के वैकल्पिक करने की मांग की, और गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं उसे कंपलसरी करे, लेकिन आरटी का जो प्रोविजन है वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के माध्यम से हुआ। अब सरकार ये कहे कि हम राष्ट्रपति के पास फाइल भेज रहे हैं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के एचआरडी मिनिस्ट्री को भेज दी, तो इससे दुविधा उत्पन्न होती। क्लैरिटी जब आपके विजन में नहीं होती तो परिणति ये होती है कि इन लोगों को टंकी पर चढ़ना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है, थाने में इनकी गिरफ्तारियां होती है और संवेदनहीनता सरकार की परिलक्षित होती है। तो सबसे बड़ी बात यह कि फीस एक्ट की बात ये कहते हैं तो उसको भी जनरलाइज करके इनके साथ वार्ता होनी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि सरकार का ये कदम जो फीस एक्ट जरूरी है कि नहीं, मुझे ये बताइए, फीस एक्ट जरूरी है कि नहीं अर्चना जी? देखिए स्वप्निल, देखिए फीस एक्ट हो, लेकिन उसमें जो लोग इससे प्रभावित हो रहा है, जो वर्ग, विशेषकर वो स्कूल्स जो कम फीस लेकर भी शिक्षण दे रहे हैं, उन लोगों की बात सुनी जाए। और वो जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो कि अभिभावकों पर एक बहुत बड़ा बोझ है, उनको कैटेगोरिकली अलग करके उसके प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए। आपको विदित हो गया कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उसके समय पूर्व न्यायाधिपति के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया, रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बनी ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, ना कार्मिक मिले, और एक तरह से होल्ड पर डली वो सारी व्यवस्था। अच्छा जी, फीस एक्ट पर कांग्रेस का क्या विजन रहा? आप ये कह रही हैं कि भाजपा में फिलहाल विजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस का फीस को लेकर क्या विजन रहा? इस पर मैं एक सवाल आपसे आगे जरूर पूछूंगा बहस में, लेकिन फिलहाल आप सभी मेरे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो निजी शिक्षण संस्थाओं ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शिक्षण संस्थाएं आर पार के लड़ाई के मूड में आ गई हैं। फीस एक्ट खत्म करने की इनकी मांग है। निजी शिक्षण संस्थाओं के निर्णय में प्रतिनिधित्व की भी इनकी मांग है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या निजी शिक्षण संस्थाओं की यह मांग सही है? सवाल यह भी है कि अभिभावकों के लिए सिरदर्द कहीं ये फीस का मुद्दा बंद तो नहीं रहा है। अब हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद थे अब तक डिस्कशन में, वो बढ़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक दिनेश कावट भी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं प्राइम डिबेट में। मैंने आखिरी सवाल जो उठाया कि क्या ये फीस का मुद्दा अभिभावकों के लिए सिरदर्द बन रहा है, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें। जी बिल्कुल, ये लड़ाई अभिभावकों को तो लड़ते आज 10 से 15 साल हो गई, और जब से मनमानी फीस निजी स्कूलों ने वसूलना चालू किया है और अभिभावकों ने इसका विरोध जब प्रारंभ किया है, तभी से अभिभावकों के लिए तो ये सिरदर्द बना हुआ है। जब हाईकोर्ट के आदेश पर फीस कमेटी का गठन हुआ तब राहत की कोई उम्मीद जगी थी, लेकिन अब की जो स्थिति है उसमें फीस कमेटी भी लगभग सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। और अब जो फीस एक्ट आ रहा है उससे हमें उम्मीद है कि कहीं न कहीं निजी स्कूलों पर फिर प्रतिबंध लगने की संभावनाएं जग रही है। और जब तक सरकार इनको अपने अधिग्रहण में नहीं लेगी और इनके जो एडमिशन फार्मूले हैं, सैलरी फार्मूले हैं, इनके ग्रेजुएटी अवकाश वगैरह, और जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ये जो सभी चीजें सरकार के अंडर में नहीं आएगी, तब तक किसी भी हालत में निजी स्कूल काबू में आने वाले नहीं है। अनिल जी, निजी स्कूलों ने इसको कहीं भी, अब आपने सुन लिया, आपने पहले भी हाथ उठाया था, आप बोले ताकि उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। नहीं,
मुझे इतना कहना था कि देखिए शिक्षा का अधिकार सबका है, इसलिए हम कोई सारी शिक्षण संस्थाएं सरकार चलाएगी ये कोई संभव नहीं है। हाँ, किसी भी छात्रों के साथ में या शैक्षणिक क्षेत्र में शोषण ना हो और ऐसी परिस्थिति ना बने कि जिसमें कोई शिक्षा से वंचित हो जाए जी। इसलिए आवश्यक रूप से मेरा ये कहना है कि जो छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं, पेरेंट्स हैं, वो शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि, राजस्थान की सरकार और ये सब मिल बैठ करके इसमें से रास्ता निकाले कि जिसमें से अच्छा शिक्षा का स्तर हो, योग्यता वाले शिक्षक उसमें से लगे, फीस भी ऐसी हो कि जिसको हर पेरेंट उसको बियर कर सके और हाँ, अनिल जी अब बोले, बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सके। आपने सब पक्षों को सुन लिया। अनिल जी अब आप बोले। उद्देश्य शिक्षण संस्थाएं चलाना और केवल सरकार चलाएगी ये संभव नहीं है। सर बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और जो कंवर साहब ने कही मैं वहां भी समर्थन करता हूं, पर एक सोच का अंतर है। सोच का अंतर क्या बन गया कि जिन बड़े लोगों में बैठ के चर्चा होती है उन सबके बच्चे उन तथाकथित 198 स्कूलों में पढ़ते हैं और 198 स्कूलों में पढ़ने के कारण उनको सब वही वो दिखाई देता है। जैसे कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा, सारी चीजें वो हैं। जो गांव का स्कूल 24,000 स्कूल जो 5,000 से कम फीस ले रहे हैं उस पर मुनाफाखोरी का आरोप आप लगा दें, आप लगा दें, कोई भी कह दे, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उसको तो टीचर कोई मालिक कोई पैसा नहीं मिल रहा। जहां तक कांवड़ साहब ने बातें उठाई बहुत सारी, निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरिट कौन दे रहा है राजस्थान में? शिक्षा देना सरकार का दायित्व है और निजी शिक्षण संस्थाएं उसमें सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटा रही है। मेरिट राजस्थान में नहीं, लेकिन लाभ हानि तो निजी स्कूल देख ही नहीं सकते ना अनिल जी। लाभ हानि तो निजी स्कूल देख ही नहीं सकते। आप सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। लाभ हानि कहां हो रहा है सर? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं, तो जब आपने 2013 में कहा कि हम 25% फीस बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जब आप लोगों का आंदोलन चल रहा था उस समय, अगर महंगाई की दर में अगर वृद्धि की मैं बात करता हूं तो वो 10 से ज्यादा नहीं थी। आपको 25% का हाइप चाहिए। हाँ। सर किसने कहा 25 मांगा? आप एक लेटर दिखा दीजिए हमारा या किसी और संगठन का, 25 कोई नहीं मांग रहा। यही तो गलतफहमियां फैलाई जा रही है। हम तो जो सर कह रहे हैं, मैं खुद ये कहना चाह रहा हूं, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के लोग बैठ जाएं, सरकार के प्रतिनिधि बैठ जाएं, लीगल एक्सपर्ट बैठ जाएं और हम बैठ जाएं और हम सब बैठ के फैसला करें सिस्टम क्या होना चाहिए। तो अर्चना जी, ये मिसकम्युनिकेशन ज्यादा है। लागू किया गया उसे तमिलनाडु में देखो 3 साल में क्या हुआ। अर्चना जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या ये मिसकम्युनिकेशन ज्यादा है? बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि बहुत से वर्ग प्रभावित हैं, विशेषकर हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल चलाने वाले और सरकार की इसमें प्रमुख भूमिका है। अभी कांवट कह रहे थे कि सब अधिग्रहण करो, अधिग्रहण से किसी चीज का समाधान नहीं होता। इसमें विमर्श होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और क्लैरिटी होगी। जब क्लैरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तब जाकर के किसी नीति निर्माण में सोचा जाएगा कि वो जनहित में है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आप कहते हैं कि हम ऐसी कोई पॉलिसी लाने वाले हैं जिसमें स्कूल्स यदि बंद किए जाते हैं तो हम उसकी जमीन एक्वायर करेंगे या फीस के बारे में या उसके जो पर्सनल है उसके जो क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट डिसाइड करे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉनिटरिंग करिए आप। अगर आप मॉनिटरिंग अच्छी करें निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जो क्षेत्र खुद आपके अधिकार में यानी सरकारी क्षेत्र, उसकी क्या हालात है। मॉडल स्कूल्स बनाने की आप बात करते हैं पंचायतों में, आपने आपकी सारी बातें अर्चना जी विजन की तरफ इशारा करती है कि विजन में कमी है। स्वप्निल वहां जाके देखिए, वहां ना स्टाफ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो विजनलेस अगर आपकी नीतियां, विजनलेस, मैं समझ गया था आप विजन की तरफ ही आ रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, नहीं होगा तो निश्चित रूप से देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब 2010 में विदेशी शिक्षण संस्थान प्रवेश एवं संचालन विनियमन विधेयक 2010 लोकसभा में पेश किया जा रहा था, उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि अगर इस तरह के संस्थान आते हैं तो उनकी फीस कितनी होगी। सिर्फ इतना ही कहा गया कि प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ेगा कि आप फीस कितनी लेंगे और अगर छात्र बीच में छोड़ता है तो उसमें भी फीस निर्धारण की जरूरत तो सरकार ने नहीं समझी थी। तो क्या वहां पर भी विजन की कमी थी? देखिए स्वप्निल, जब कोई एक्ट आता है पार्लियामेंट में और वो पास हो जाता है, उसमें यदि कोई कमी हो तो उसका विश्लेषण हो सकता है पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं। आज समस्या ये कि हम संविधान की भी बात करें, किसी अमेंडमेंट की बात करें, किसी अधिनियम या लॉ की बात करें तो वहां नेगेटिव विश्लेषण एनालिसिस की बात करते हैं। हम चाहते हैं संश्लेषण करो, सामूहिक रूप से एकत्रित होकर उस विचार के साथ करो जिससे सकारात्मकता हो। और आरटी की जो क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट में आते ही, उनको खुद को ही जानकारी मिली है कि आरटी के कारण आत्महत्याओं पर अंकुश लगाए। आपने देखा कोटा में क्या स्थिति हुई, राज्यपाल महोदय खुद चिंतित है लेकिन सरकार कहती है आरटी गलत है। यदि उन चीजों का विश्लेषण करें, पॉजिटिविटी रखें तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। प्रतिदिन सरकार के सामने जी ओंकार जी है कि कुल मिलाकर सरकार का दायित्व जी बोले कि सरकार का दायित्व है कि जहां विसंगतियां, देखिए किए हुए तो इनके कर्म है, गई सरकार के किए हुए कानून
उनकी की हुई सारे अधिनियम के अंदर बनाया गया आयोग, ये सब इनके किए हुए कर्म हैं। हमने एक बात कह दी कि हम 3 बातों पे बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। शैक्षणिक स्तर हम सुधारेंगे, हम किसी भी प्रकार से छात्रों का शोषण नहीं होने देंगे, हमारा काम निजी शिक्षण संस्थाओं को बंद करना नहीं है, परंतु हमारा ये कहना है कि इस सब में अच्छी शिक्षण, ठीक है, मेरे पास अंतिम कुछ मिनट्स बचे, मैं आप सभी के फाइनल कमेंट्स ले लेता हूं। मैं संक्षिप्त में दिनेश जी आपसे जानना चाहता हूं कि फीस के नाम पर समय समय पर आपसे जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे बार बार क्या पैसे मांगे जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं से ये परिस्थितियां बनी है। आज पुरातत्व में आप प्राचीन काल में देखते तो शिक्षण संस्थाएं गुरुकुल के रूप में जानी जाती थी, वहां पर सम्मान होता था शिक्षक का। लेकिन जब से व्यापारिक घरानों ने, कारपोरेट घरानों ने इनमें प्रवेश किया है तो ये एक व्यापारिक केंद्र बन गए और मुनाफा व्यापारिक केंद्र बन गए। अनिल जी, संक्षिप्त में आप भी मुझे इस बात का जवाब दें कि शिक्षा के मंदिर को आखिर मंदिर के अंदर मौजूद दान पेटी क्यों समझा जा रहा है? सरकार तैयार है आपके साथ बातचीत के लिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हठधर्मी हो रहे हो? सर, सरकार तैयार होती तो दिक्कत ही नहीं है ना। अगर सरकार बातचीत को तैयार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बातचीत करने के लिए देखिए, एक चीज और बता दूं, मैं पिछले 1.5 साल से, जब से मैं मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके आने के बाद हमारी मांगे कुछ नहीं है। हम तो बल्कि हमारे हक जो छीने जा रहे हैं उनको लेने के लिए ठीक है। चलिए, इस डिबेट के दौरान हमने देखा था कि सरकार ने पॉजिटिव रुख अपनाया, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष भी तैयार है इस मुद्दे पर, यानी कांग्रेस भी तैयार है इस मुद्दे पर लगातार सरकार क्या कर रही है उस पर नजर बनाए रखने के लिए। यानी लोकतंत्र के हिसाब से एक आदर्श स्थिति बनी हुई है। उम्मीद यही है कि इस विषय पर आदर्श जवाब भी सामने आ जाएगा, आदर्श स्थिति का निर्माण भी होगा। प्राइम डिबेट में आप सभी का हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।